फ्रॉड होने पर किस तरह से हर हाल में जिम्मेदारी आप ही की मानी जाती है और नुकसान भी आप ही को उठाना पड़ता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेड हुए हैं यानी कि एक्सचेंजेस, क्या एक्सचेंजेस की तरफ से कोई उनकी जिम्मेदारी है? क्या एक्सचेंजेस आपको इस तरह के मामलों में किसी तरह की कोई हेल्प कर सकते हैं? तो अब पेश है दूसरा मामला, जिसे देखने के बाद क्लाइंट के साथ साथ फ्रॉड होने पर एक्सचेंजेस भी आपकी क्या कुछ मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आइए दूसरा केस है एक और ऐसे ही टेक्नोक्रेट का, जो अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर बाजार में निवेश करते हैं। आईटी प्रोफेशनल है, इनकी उम्र 49 साल है और लगभग 13 मई को इनका खाता भी हैक हुआ है। इनके खाते में से 17.5 लाख रुपए के शेयर्स भेज दिए गए। और हैकर्स का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इसका खुलासा हम पहले भी आपको विस्तार से कर चुके हैं और बता चुके हैं कि हैकिंग के बाद क्या कुछ हुआ है। हमारी पड़ताल में यह पता चला कि हैकर्स ने एक बार में नहीं बल्कि कई किश्तों में इनके पोर्टफोलियो में शेयर बेचे हैं। शुरू में तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इनका खाता हैक हो चुका है और हैकर इनके खाते में कांड पर कांड किए जा रहा है। दूसरी बार जब एडिशनल मार्जिन को लेकर इनके पास ब्रोकर का कॉल आया तो इन्हें पता चला कि खाते में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इनके खाते में तब तक करीबन 5 लाख रुपए के ब्रिटानिया, बॉश, टाटा एलेक्सी जैसे मुनाफे वाले दमदार और ब्लू चिप शेयर बेचे जा चुके थे। और दूसरी बार खाता हैक हुआ उसी दिन तो बाटा, डिवीज लेव और इमामी जैसे शेयर बिक गए। तीसरी बार में बंधन बैंक और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर बेचे गए और इस तरह से मुनाफे वाले इनके पोर्टफोलियो को हैकर ने लूट लिया। इन्हें हैकिंग के बारे में जब पता चला तब पता चला जब इनके शेयर बिकने के नोटिफिकेशन इनके मोबाइल फोन पर आने शुरू हुए। यही नहीं, इस बार हैकर्स ने एक और इंटरेस्टिंग काम किया। अब तक हैकर्स खाली आपके कैश मार्केट के स्टॉक्स बेचकर वहां आपके अकाउंट में क्रेडिट ले आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने वायदा कारोबार में भी इनकी 1 लाख रुपए की निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल पोजीशन को खत्म कर दिया और ताकि वहां की भी क्रेडिट ले ली जाए। और तो और आइडिया, वोडाफोन आइडिया के ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी में जाकर उल्टे सीधे सौदे करके इनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए का एक मुश्त घाटा देकर कुल मिलाकर इनके पोर्टफोलियो को 2.25 लाख रुपए के नुकसान में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी बदकिस्मती यहीं खत्म हो गई क्योंकि अकाउंट में से शेयर बिक गए, लॉस आ गया, तो आप गलत हैं। अभी भी आपका सामना सड़े गले सिस्टम से होना बाकी है। आमतौर पर हैकिंग की जानकारी लगते ही आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आपकी शिकायत, आप ये शिकायत अपने ब्रोकर से करेंगे और ब्रोकर को, इन्होंने भी अपने ब्रोकर को फोन लगाया। 13 मई को सुबह 9:30 बजे इन्होंने पहले ब्रोकर के नंबर पर फोन लगाया, लेकिन 15 मिनट तक इनका भी फोन कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उस समय इनकी हालत क्या रही होगी। एक और डीमैट अकाउंट में सेंध लग चुकी थी, हैकर शेयर पर शेयर बेचे जा रहा था, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ब्रोकर को फोन लगा रहे हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फाइनली 9:45 बजे के आसपास ब्रोकर का फोन कनेक्ट हुआ। इन्होंने अपनी आपबीती ब्रोकर के प्रतिनिधि को बताई, लेकिन 22 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत चलती रही और उसका मतलब कुछ निकला नहीं, क्योंकि ब्रोकर का प्रतिनिधि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हैक भी हो सकता है। क्लाइंट लगातार खाता ब्लॉक करने की गुहार लगाता रहा, ब्रोकर करने से मना करता रहा और बार बार टीओटीपी के इस्तेमाल की एडवाइस देता रहा। बड़ी बात यह कि बातचीत के दौरान भी जब इनके फोन पर बातचीत चल रही थी तब भी क्लाइंट के अकाउंट से हैकर सौदे करता रहा, शेयर बेचता रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। आमतौर पर ब्रोकर जब अपनी गलती नहीं मानता तो क्लाइंट के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वह अपनी शिकायत एक्सचेंजेस में करे। एक्सचेंजेस ऐसे मामलों के निपटारे के लिए एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम होता है GRC, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी। जी हाँ, इस कमेटी में एक क्लाइंट होता है जिसके साथ गलत हुआ है, दूसरा ब्रोकर होता है जिसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हुआ है और तीसरा एक्सचेंज का एक प्रतिनिधि होता है। एक्सचेंज का अधिकारी इन दोनों की बात सुनता है, ब्रोकर की भी सुनता है और क्लाइंट की भी सुनता है और उसके बाद इस मामले का फैसला लेता है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है, जाहिर सी बात है, ब्रोकर तो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, कहेगा नहीं कि हाँ हमारे यहाँ सिस्टम हैक हुआ है या कहीं भी हुआ है तो हमारी गलती है। ऐसे में क्लाइंट के पास ऑप्शन यही है कि वो एक्सचेंज पर GRC में जाए। यहां भी क्लाइंट ने वही किया, GRC में जाकर दरवाजा खटखटाया और बताया कि डीमैट खाते को हैक करके उसके पोर्टफोलियो के सारे शेयर बेच दिए गए और ब्रोकर इसे फ्रॉड नहीं मान रहा है। लेकिन क्लाइंट की शिकायत पर GRC में ब्रोकर ने क्लाइंट का खाता हैक होने से मानने से ही इनकार कर दिया। देखिए, GRC में सुनवाई हो रही है और ये सुनवाई वेबकैम के थ्रू हुई है, वर्चुअल सुनवाई हुई, जहां ब्रोकर भी उपस्थित था, क्लाइंट भी था और एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव और GRC भी था। तो वहां ब्रोकर ने कह दिया कि खाता हैक ही नहीं हुआ है। और ब्रोकर की सबसे बड़ी दलील यह थी कि यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की है। ये कान खोल के सुनिएगा,
आपके यूजर नेम और पासवर्ड को जिम्मेदारी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और उनका दावा यह कि टीओटीपी के इस्तेमाल के बाद कोई दूसरा आदमी आपके खाते में ट्रेड कर ही नहीं सकता। ब्रोकर ने किल स्विच का इस्तेमाल न करने पर उल्टे क्लाइंट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और तो और ये दलील भी दी कि क्लाइंट के अकाउंट में जो ट्रेड हुए हैं वो ट्रेड इलीगल ट्रेड नहीं है, लीगल ट्रेड है, इसलिए उसका खाता ब्लॉक नहीं किया गया। क्योंकि और खाता नहीं ब्लॉक किया गया, उसके लिए भी उन्होंने साफ ये कहा कि अगर आप हमें लिखित में नहीं ईमेल करेंगे तो हम खाता ब्लॉक नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, जिस अकाउंट से ट्रेड हुए हो वही जिम्मेदार है, यानी कि क्लाइंट अपने ही अकाउंट से ट्रेड करेगा और कंप्लेन करेगा। अगर फ्रॉड कोई दूसरा कर रहा है तभी तो कंप्लेन करेगा, नहीं तो उसे कंप्लेन करने की जरूरत ही क्यों है। और जिस अकाउंट से उसे ट्रेड करना है, जिसे ब्रोकर ने ऑथोराइज किया है, अगर वही अकाउंट फ्रॉड का शिकार हो जाए तो भला उसकी शिकायत कब और कैसे की जाएगी। एक तो शिकायत करने के बाद 22 मिनट तक आप फोन पर उलझाए रखें, दूसरी बात फ्रॉड की शिकायत करने पर अकाउंट ब्लॉक न करें, और उसके बाद जीआरसी में अब हर एक गलती, गुनाह या फ्रॉड के लिए क्लाइंट को ही जिम्मेदार ठहराएं, तो फिर आप समझ सकते हैं आपकी सुनवाई करने वाला कौन है। तब आपको लगता है आपकी सुनवाई करने वाला एक्सचेंज है। जी हाँ, क्योंकि ब्रोकर ने तो हाथ खड़े कर दिया, आप ही जिम्मेदार है। तो अब आप सुनिए, आपकी आंखें खुली रह जाएगी, आप दंग रह जाएंगे कि जीआरसी का जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन है और जो कुछ भी निर्णय है वो पूरी तरह से ब्रोकर के पक्ष में है। और ब्रोकर उनसे 2 कदम पहले से आ गए। क्लाइंट यहां आकर न्याय की उम्मीद लेकर आया था, सोचा था कि एक्सचेंज उनकी बात सुनेगा लेकिन जीआरसी से उसे न्याय मिलेगा। इसके विपरीत अगर आप जीआरसी के फैसले को सुनेंगे तो अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि जीआरसी ने इस बात को माना। सुनिएगा ध्यान से, अब जो ये है ये एक्सचेंज का रोल आपको बता रहा है, जहां पर जाकर आप अपनी अपील लेकर जाते हैं, सोचते हैं कि एक हायर अथॉरिटी आपकी बात को सुनेगी। जीआरसी ये मान रही कि 13 मई को सुबह 9:15 बजे से 11 बजे के बीच में क्लाइंट के अकाउंट में फर्जी ट्रेड हुए। जी हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो हमारे पास पेपर भी है, जो जीआरसी की तरफ से जो हियरिंग हुई है वो पेपर्स भी हमारे सामने है। और उन्होंने ये भी माना है कि क्लाइंट के अकाउंट में से सारे शेयर्स बेच दिए गए। देखिए, ये जो साथ में आपके ट्रांसक्रिप्ट चल रही है वो जीआरसी की मीटिंग के मिनट्स हैं। अजीबोगरीब के भाव दाम पर ऑप्शंस के सौदे हुए और साथ ही साथ इन ऑप्शन के सौदों के चलते क्लाइंट को नुकसान हुआ। तो पहली चीज ये, अकाउंट कॉम्प्रोमाइज किया गया है, शेयर सारे बेच दिए गए, जो एबनॉर्मल है। ऐसा क्लाइंट ने पहले जिंदगी में कभी नहीं किया। एक साथ सारे शेयर बेच देना और उसके सामने लॉस आ जाना, ये सारी चीजें जीआरसी मान रही है कि एबनॉर्मल है। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ऐसे में जीआरसी किसी भी तरह के क्लेम को नहीं मानती। अब ये सुनिएगा, ये लाइन आपको झकझोर देने वाली है। ये सब कुछ माना जा रहा है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ, आपका अकाउंट हैक हुआ है, आपके अकाउंट में जो शेयर एक साथ बेचे गए वो पहले कभी नहीं हुए, फ्रॉड है, लेकिन आपका कोई क्लेम नहीं। अब कर लो बात, सब कुछ होने के बावजूद आपका कोई क्लेम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। और ये हम नहीं, एक्सचेंज की जीआरसी कह रही है, फ्रॉड होने के बावजूद आपके अकाउंट में कोई क्लेम नहीं बनता। तो फिर किस तरह के क्लेम्स को जीआरसी मानती है? अगर ब्रोकर करेगा तो ब्रोकर ही मान लेगा, फिर जीआरसी और जीआरसी की जरूरत ही क्या है? और अगर हैकर कर रहा है तो इसे न ब्रोकर मानेगा न जीआरसी, तो फिर जीआरसी की जरूरत क्या है? तो ये सोचिए कि जीआरसी बनी किस लिए है। जीआरसी अगर सिर्फ आपके बिहाफ पे, जीआरसी न तो आपके बिहाफ पे कोर्ट पे केस लड़ेगी, जीआरसी न आपके बिहाफ पे साइबर सेल में जाएगी, जीआरसी न आपके अकाउंट में जो नुकसान हुआ है या जो अकाउंट में शेयर बिके हैं उनके पैसे आपको जल्दी दिलवाने में मदद करेगी, जीआरसी न आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में कोई पैसा देगी। तो फिर जीआरसी का रोल क्या है?